जिसका मुझे था इंतजार। तो फाइनल दोस्तों, आप सभी को जिस वीडियो का इंतजार था, जिस वीडियो को आप सभी को बहुत से कमेंट आते हैं, फाइनल वीडियो आ चुकी है। जी दोस्तों, फाइनली कक्षा 12वीं का आपका जो कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्व, कृषि विज्ञान एवं गणित के मूल तत्वों का आपका जो 13 दिसंबर का आज जो अर्धवार्षिक का जो पेपर होने वाला है, PCMB का आपका जो आज पेपर होने वाला है, उसमें आपको यहाँ पर प्रश्न 1 से लेकर 20 तक के कौन से क्वेश्चन पढ़ना है, उसकी कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। मैं आपको प्रश्न 1 से लेकर 20 तक के जो क्वेश्चन है, कंप्लीट क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया लास्ट तक, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देख लिया और यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चन बताता हूँ उन्हें तैयार कर लिया, तो आपका जो अर्धवार्षिक का जो आज पेपर होने वाला है उसमें आप तबाही मचा दोगे। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो आज तक बने रहेगा। और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर आपके अर्धवार्षिक का आपका जो अगला पेपर कौन सा है, फसल उत्पादन, उसके बाद आपका जो वार्षिक पेपर आपके होने वाले उनकी कंप्लीट तैयारी मैं आपको यहाँ पर कराने लूँ। प्री बोर्ड हो गया, आपका बोर्ड एग्जाम, सभी पेपरों की तैयारी आपको यहाँ पर एग्रीकल्चर का, अगर आप स्टूडेंट हो, अगर एग्रीकल्चर के छात्र हो, तो आपको ये चैनल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैनल है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आप सभी को मैंने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब करने को कहा था, तो अगर अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए। तो आइए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन बताता हूँ बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन को देखिएगा, नोट कीजिएगा और यहाँ पर इन क्वेश्चनों को तैयार जरूर कीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन बताता हूँ। आपको जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, ग्रहण किसे कहते हैं। अब मैं ये तो बताने वाली बात नहीं है कि आपका जो पहला चैप्टर है तो आप प्रकाश किसे कहते हैं। अब ये तो आप सभी को पता ही होगा, पहला चैप्टर का नाम ही प्रकाश, तो प्रकाश की परिभाषा इसे नहीं कहूंगा कि आप प्रकाश की परिभाषा भी याद करो, तो वो तो आप स्वयं को पता ही होना चाहिए कि प्रकाश क्या है। फटाफट आप सभी यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि प्रकाश की परिभाषा आप क्या दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, ग्रहण किसे कहते हैं। यहाँ पर आप ग्रहण की परिभाषा पढ़ लीजिएगा। और जो यहाँ पर ग्रहण दो प्रकार के होते हैं, ग्रहण के यहाँ पर प्रकार पूछेगा, तो यहाँ पर अगर ग्रहण की जो परिभाषा मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पर ग्रहण किसे कहते हैं आप यहाँ पर समझ लीजिए। ब्रह्मांड में पृथ्वी और चंद्रमा दोनों ही सूर्य परिक्रमा करते हैं। चंद्रमा इस प्रक्रिया में पृथ्वी की भी परिक्रमा करता है। अतः कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि चंद्रमा और पृथ्वी एक दूसरे की छाया में आ जाते हैं, जिससे वह ढके हुए दिखाई देते, इसे ही ग्रहण कहते हैं। ग्रहण दो प्रकार का होता है, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। यहाँ पर आप बताइए कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है, सूर्य ग्रहण की शर्त क्या है, सूर्य ग्रहण होने की शर्त क्या है, और चंद्र ग्रहण होने की क्या शर्त है, यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है, उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जरूर तैयार कीजिएगा। उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर लिखिए। अगर आप उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अंतर याद कर लेते हो, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में अगर आप अंतर याद कर लेते हो, तो अगर कल मान लीजिए कि आपकी एग्जाम में पूछे कि उत्तल लेंस की मतलब विशेषताएं बताइए, तो आप इन तीन विशेषताओं को लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर पहली क्या, उत्तल लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, ये हो गया, ये इसकी विशेषता ही होती है। अगर आप अंतर किसी दो विषय मतलब किसी दो चीज में अगर आप अंतर बता रहे हो, किसी दो वस्तुओं के बीच अगर आप अंतर बता रहे हो, तो उनकी विशेषताओं के आधार पर ही बताओगे कि, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस और अवतल लेंस का अंतर भी दिया गया है। अगर आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हो तो आपको उत्तल लेंस की भी विशेषता याद हो जाएगी, अवतल लेंस की भी विशेषता हो जाएगी। अगर कल की मतलब आपका जो कल एग्जाम होता है उसमें पूछे कि उत्तल लेंस की विशेषता बताए, तो आप यही लिख सकते हो तीन, कि दूरदृष्टि दोष निवारण में इसका उपयोग किया जाता है, एक विशेषता हो गई, सूक्ष्म दृष्टि में इसका उपयोग किया जाता है, ये विशेषता ही तो हुई, ठीक है। तो आप इसे अंतर याद कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, अभी मैंने आपको बताया था कि ग्रहण किसे कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया। उसके बाद चंद्र ग्रहण के लिए आवश्यक शर्त लिखिए, ये किस दिन होता है। तो चंद्र ग्रहण के लिए आवश्यक शर्त क्या है, पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच हो। जो पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर कौन लगाता है, पृथ्वी किसके, जो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो पृथ्वी होती है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, जबकि जो चंद्रमा है पृथ्वी के, ठीक है। तो जब पृथ्वी सूर्य तथा चंद्रमा के बीच आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, चंद्र ग्रहण, ये शर्त है। उसके बाद सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में हो। चंद्र ग्रहण सीधे पूर्णिमा को ही पड़ता है, मतलब जो पूर्णिमा चंद्र ग्रहण होता है पूर्णिमा को ही पड़ता है, लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को नहीं, एक वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार चंद्र ग्रहण हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए कि जो जैसे यहाँ पर चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य के बीच, अगर चंद्रमा और सूर्य के बीच अगर पृथ्वी आ जाए तो उससे क्या कहते हैं, चंद्र ग्रहण। अब सूर्य ग्रहण आएगा तो सूर्य ग्रहण में क्या होगा, आप यहाँ पर आगे देखिए, अभी ये नेक्स्ट क्वेश्चन वही है, सूर्य ग्रहण क्या है तथा ये क्यों उत्पन्न होता है। तो सूर्य ग्रहण घूमते घूमते जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच एक सीधा में रहेगा, जब मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच क्या, सूर्य और अर्थ के बीच कौन आ जाता है, चंद्रमा, मून,
तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण। ठीक है, नोट करो, पढ़ लीजिएगा। सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन ही पड़ता है, लेकिन प्रत्येक अमावस्या को नहीं, एक वर्ष में अधिक से अधिक 2 बार। ठीक है, तो अभी समझाने का समय नहीं है, आप यहाँ पर क्वेश्चन नोट करो और क्वेश्चन को याद करना, मतलब क्वेश्चन का आंसर याद करना शुरू करो। ठीक है, यहाँ पर स्थिति दी गई है, सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य ग्रहण। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर प्रकाश के कोई 2 गुण लिखे। आप सभी को मैंने प्रकाश की परिभाषा लिखने को कहा था। अब प्रकाश के 2 गुण, अब यहाँ पर मैं केवल 2 ही गुण ही बता सकता था, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कितने 4 गुण बता रहा हूँ, जिसमें आप 2 को जो भी अच्छे 2 याद लगे, 2 सरल लगे आप तैयार कर सकते हो। प्रकाश के प्रमुख गुण निम्नलिखित है, जैसे कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में। और प्रकाश निर्वात में भी गमन करता है। और यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर कमेंट के बताइए कि यहाँ पर का जो प्रकाश वेग होता है वो कितना होता है। ठीक है, फटाफट कमेंट कर, ये वाला क्वेश्चन बताओ कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। ठीक है, फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है। फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, और प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है ये भी कमेंट करके बताओ। उसके बाद लेंस के प्रकार लिखिए। अब यहाँ पर इतना सारा नहीं याद करना, मत याद करो आप, बस लेंस के 2 प्रकार याद रखिएगा, उत्तल लेंस और उत्तल लेंस। ठीक है, बस। और यहाँ पर मैंने आपको जो उत्तल लेंस की विशेषता है तो मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर मानव नेत्र तथा कैमरा में 2 अंतर बताना है कि मानव नेत्र, आँख और फोटोग्राफिक कैमरे में अंतर याद करना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, नोट कर लो। उसके बाद यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष क्या है, यह कैसे उत्पन्न होता है तथा इसके प्रकार, किस प्रकार दूर करेंगे, इसका इलाज क्या है, ये आपको बताना है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष के कारण मनुष्य को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। बहुत सारे बच्चे इसे गलत करके आ जाते हैं। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, यहाँ पर ऐसे बच्चे इसे नाम से समझते हैं कि जिसे निकट दृष्टि दोष पूछा है, मतलब पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ऐसा नहीं है, निकट दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। ठीक है, और जो दूरदृष्टि दोष होता है, जिसे हम आगे पढ़ेंगे, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ। ठीक है, अब बात कर रहे हैं निकट दृष्टि के बारे में। तो निकट दृष्टि दोष के कारण मनुष्य को पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। नेत्र में ये दोष निम्न 2 कारण से उत्पन्न होता है, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाने से, और दूसरा नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से। ये इसके कारण है। और इसका जो उपयोग है, इसके निवारण के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। पूछा जाता है कि निकट दृष्टि दोष का मतलब निवारण के लिए कौन से लेंस का उपयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस। ठीक है, दूरदृष्टि दोष के 2 प्रमुख कारण क्या है। दूरदृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, लेकिन पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। ठीक है, याद रखिएगा, दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देगी, पास की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देगी। इसके जो कारण है, पहला नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाने से, और नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ जाने से। और दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। कौन से लेंस का, उत्तल लेंस का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रकाश के वर्ण विक्षेपण की परिभाषा लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछेगा, 100% पूछेगा। जब कोई प्रकाश किरण किसी प्रिज्म से गुजारी जाती है तो अपने अवयव रंगों में विभक्त हो जाती है, इसे वर्ण विक्षेपण कहते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग यहाँ पर वर्ण विक्षेपण का एक उदाहरण यहाँ पर कमेंट करके बताओगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लेंस के कोई 4 उपयोग। तो लेंस का उपयोग क्या किया जाता है, अभी मैंने आपको पढ़ाया, उत्तल और अवतल लेंस का उपयोग दृष्टि दोष निवारण में हो जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग क्या किया जाता है, दूरदृष्टि दोष के निवारण में, अवतल लेंस का निकट दृष्टि दोष में, और उत्तल लेंस का उपयोग प्रयोगशाला में मीटिंग लेंस के रूप में किया जाता है। ठीक है, तो 2 उपयोग हो गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी के 2 उपयोग बताना है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से पास की सूक्ष्म वस्तु को उनके बड़ी प्रतिबिंब रूप में दिखा जाता है। आपने सूक्ष्मदर्शी देखा या नहीं देखा, यहाँ पर कमेंट करके बताओ। दूसरा क्या है, ज्योतिषी इसका उपयोग हस्तरेखाओं को पढ़ने में करते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन का नियम दिया गया है। ठीक है, आप यहाँ पर इसे देख सकते हो, नोट करो। यहाँ पर एक लाइन खींचेगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा चैप्टर, उसके बाद आपका जो दूसरा चैप्टर है चुंबकत्व, इसमें जो पहला क्वेश्चन आपको तैयार करना है, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषित कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र से आप क्या समझते हो, चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक चुंबक के आकर्षण का प्रभाव जाना जा सके चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। बहुत ही सरल है, मतलब किसी मान लीजिए चुंबक है। ठीक है, ये चुंबक है, चुंबक के यहाँ 2 ध्रुव होते हैं। फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ, चुंबक के 2 ध्रुवों के नाम बता पर यहाँ पर आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक उसका क्या होता है, प्रभाव होता है,
ठीक है। आकर्षण, चुंबक क्या करता है, वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जहां तक वो चुंबक मतलब जहां तक किसी वस्तु को आकर्षित करता है, जहां तक उसका प्रभाव होता है, उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। ठीक है। उदासीन रेखा, यहाँ पर उसकी परिभाषा दी गई है। चुंबक के मुख्य अक्ष के लंबवत चुंबक के मध्य बिंदु से होकर जाने वाली रेखा को उदासीन अक्ष या रेखा कहते हैं। ठीक है। चुंबक के कोई दो गुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला गुण, चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, पता है सबको। दूसरा, स्वतंत्रता पूर्वक लटका देने पर वो सीधे उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। ये है इसके दो ध्रुव, उत्तर ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है। तो इसके यहाँ पर 5 गुण दे रहा हूँ, उसमें से 2 तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो चुंबकीय बल है जो कि उस बिंदु पर रखे एकांक, पढ़ लीजिएगा यहाँ पर फटाफट पढ़ने में कहीं पे पढ़ के बता रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वह चुंबकीय बल है जो उस बिंदु पर रखे एकांक उत्तरी ध्रुव पर आरोपित होता है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन क्या है, चुंबकीय अक्ष एवं उदासीन रेखा की परिभाषा दीजिए। 2-2 नंबर में पूछ सकता है, या तो चुंबकीय अक्ष पूछेगा या तो उदासीन रेखा पूछेगा, दोनों एक साथ नहीं पूछेगा। ठीक है। उसके बाद कृत्रिम चुंबक के 2 प्रकार को परिभाषित कीजिए। तो कृत्रिम चुंबक 2 प्रकार के होते हैं, अस्थायी चुंबक और स्थायी चुंबक। इनकी परिभाषा दी गई है, फुल डिटेल जानकारी दी गई है, पढ़ सकते हो। चुंबकीय बल रेखाएं किसे कहते हैं, इसके कोई 2 गुण, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है, चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में खींचा वह निष्कोण वक्र है जिनके सहारे एकांक उत्तरी ध्रुव चलता है। चुंबकीय बल रेखाओं के गुण की बात करें तो चुंबकीय बल रेखाएं सीधे उत्तरी ध्रुव से निकलती है तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती है। दूसरा, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी भी बिंदु, चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। ठीक है। बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। तो यहाँ पर जो 4 में जो 2 सरल लगे वो याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद 7वां क्वेश्चन है, किसी चुंबक को चुंबकत्व नष्ट होने के 2 कारण लिखिए। तो चुंबक को गर्म करने पर इसका जो चुंबकत्व है वो नष्ट हो जाएगा, चुंबक को पीटने या पटकने पर। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, नोट करिए। प्रश्न 8 क्या है, चुंबकीय रक्षक क्या है, इसका एक उपयोग लिखिए। तो यहाँ पर चुंबकीय रक्षक क्या है वो बताया गया है, साथ ही इसका एक उपयोग भी बताया गया है, तो आपसे नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो तीसरा चैप्टर उष्मा हीट, उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, उष्माधारिता की परिभाषा लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा को उस वस्तु की उष्माधारिता कहते हैं। ठीक है। क्या कहते हैं, किसी वस्तु का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो जो उष्मा आवश्यक है उस उष्मा को ही उष्माधारिता कहते हैं। ठीक है। कैलोरीमापी के 2 उपयोग लिखिए। तो पहला उपयोग, इसका उपयोग रासायनिक अभिक्रियाओं की उष्मा नापने के लिए किया जाता है। दूसरा, कैलोरीमापी का उपयोग उष्माधारिता मापने के लिए क्या होता है। अभी यहाँ पर मैंने आपको उष्माधारिता की परिभाषा बताई। विशिष्ट उष्मा की परिभाषा दी है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। ठीक है। किसी वस्तु के एकांक द्रव्यमान के ताप को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, यहाँ पर आप देखिए वहां पर उष्मा बढ़ा रहे थे, अब यहाँ पर एकांक द्रव्यमान के ताप को बढ़ा रहे हैं हम। ठीक है। तो नोट कर लीजिए। गुप्त उष्मा किसे कहते हैं, यहाँ पढ़ लीजिएगा। शीत ऋतु में किसान फसलों को पाले से बचाने के लिए खेतों में पानी भर देते, क्यों, यहाँ पर इसका पूरा कारण दिया गया है, आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद 6वां, किसी पदार्थ द्वारा ली गई उष्मा किन बातों पर निर्भर करती है। तो पहला पहला द्रव्यमान पर, पदार्थ के द्रव्यमान पर, ताप पर तथा ताप पतन पर और पदार्थ की प्रकृति पर। ठीक है, नोट करो। उसके बाद आपका जो चौथा चैप्टर विद्युत में जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, विद्युत बल रेखाएं के गुण लिखिए। अब विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा हुआ वह निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक धनावेश गमन कर सकता है। और विद्युत बल रेखाओं के गुण, विद्युत बल रेखाएं सदैव धनावेश से प्रारंभ होती है। धनावेश से प्रारंभ 2 आवेश होते हैं। ठीक है। धनावेश से प्रारंभ होती है और ऋणावेश पर समाप्त होती है। विद्युत बल रेखाओं कि किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रकट करती है। यह अभी मैं पहले भी समझा चुका हूँ। ठीक है। लेकिन वहां पर चुंबकीय बल रेखाएं था, अब यहाँ पर विद्युत बल रेखाएं पूछा है। ठीक है। उसके बाद विभव को प्रभावित करने वाले 2 कारकों के नाम लिखिए। तो कौन कौन से, चालक के आवेश पर, चालक के आकार पर, तीसरा अन्य चालकों की उपस्थिति पर, चौथा चालक के चारों ओर के माध्यम पर। जो आपको 2 सरल लगे वो याद कर लीजिएगा। समविभव पृष्ठ के कोई 2 गुण लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं ये पूछ सकता है। किसी विद्युत क्षेत्र में समान विभव के बिंदुओं को मिलाने वाले काल्पनिक पृष्ठ को समविभव पृष्ठ कहते हैं। और इसके जो गुण है यहाँ पर आप देख सकते हो इसके गुण। ठीक है। यहाँ पर जो 4 गुण दे रहा हूँ उसमें से आपको 3 याद करना। अब यहाँ पर मैं 2 इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि आप 3 याद करो, 2 तो याद रह ही जाएंगे। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार करना है, विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कोई 4 या 2 कारकों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया, आप देख सकते हो, पदार्थ की प्रकृति पर, चालक की लंबाई पर, चालक का अनुप्रस्थ परिचित का क्षेत्र पर, चालक का ताप। तो इसे नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो। क्या है, ओम का नियम है, लिखिए। ठीक है, ओम
ओम का नियम लिखिए तथा प्रतिरोध का मात्रक का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर ओम का नियम लिखा हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए। मैं 2 मिनट रुकता हूँ, फटाफट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। घरों में विद्युत फिटिंग में प्रयुक्त किन्हीं 5 सामान्य युक्तियों तथा उनके उपयोग लिखिए। तो पहला संयोजक तार, स्विच, विद्युत फ्यूज, फिर प्लग पॉइंट, रेगुलेटर। पिछले साल पूछा गया था 2024 में, याद कर लीजिएगा। विद्युत संबंधी कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग नियम लिखिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे इसका फुल डिटेल जानकारी दी है, नोट करो। विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में कोई 4 अंतर लिखिए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर में अंतर है, याद कर लो। ठीक है, क्या इस चैप्टर से आपको यहाँ पर इस चैप्टर से टोटल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, जिसमें एक 4 नंबर का होगा और एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा। ठीक है, फसल को पाले से बचाव के कोई 5 उपाय लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कितने 10 स्टार। ठीक है, 10 स्टार। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जरूर तैयार कीजिएगा, ये मैं आपको समझाऊंगा। फसल को पाले से बचाव के कोई 5 उपाय लिखिए। तो पाले से फसलों को बचाने के लिए सबसे पहले बहुमूल्य पौधों का पुआल से ढक देना चाहिए। दूसरा, सिंचाई कर देनी चाहिए। तीसरा, पौधे के आसपास धुआं करके वायुमंडल का ताप बढ़ा देना चाहिए। और चौथा, पहाड़ों पर पौधे ढाल पर लगाने चाहिए और पाला अवरोधी फसलें बोनी चाहिए। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा। उसके बाद मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मौसम और जलवायु में अंतर है। मौसम क्या होता है? किसी विशेष समय पर वायुमंडल की अवस्था को मौसम कहते हैं। और जो जलवायु है, किसी स्थान के वायुमंडल में मौसम के दीर्घकालीन परिवर्तन को जलवायु कहते हैं। ये वायुमंडल जो मौसम होता है वायुमंडल में दिन प्रतिदिन, तो यहाँ पर मैं समझाने बैठूंगा तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, आप यहाँ पर नोट कीजिएगा, बाकी बाद में हम समझेंगे। ठीक है, अर्धवार्षिक के पेपर बाद अच्छे से तैयारी करेंगे हम। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पर मौसम और ऋतु में अंतर याद करना है। तो मौसम और ऋतु में आपको यहाँ पर अंतर याद कर सकते हो। देखिए, मौसम और ऋतु की यहाँ पर परिभाषा दी गई है, नोट कर लो। इनके यहाँ पर 5 अंतर दिए गए, नोट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर भारत में वर्षा की विशेषताएं बताना है कि भारत में वर्षा की क्या क्या विशेषता थी, कोई 5 विशेषता बताना है, नोट करो। उसके बाद संगणन के स्वरूप लिखे। तो यहाँ पर संगणन के स्वरूप यहाँ पर 5, कोई 5 आपको बताना है, तो नोट कर लो। कार्बनिक रसायन, उसमें जो पहला क्वेश्चन आपको देख के जाना है, कार्बनिक यौगिकों का महत्व लिखिए। आपको यहाँ पर जो क्वेश्चन में देखने को बोल रहा हूँ उसे देखिएगा, और मैं जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोलूंगा उसे जरूर याद कीजिएगा। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? कार्बनिक यौगिक का महत्व लिखिए। तो पूछा जाता है, कार्बनिक यौगिक का महत्व पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बनिक यौगिक का महत्व कहाँ तैयार होता है। तो इसका महत्व औषधियों में, ईंधन में, खाद्य पदार्थ के रूप में, वस्त्र के निर्माण मतलब वस्त्र के रूप में, तो इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, नोट करो इस क्वेश्चन को। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन तैयार करना है, कार्बनिक यौगिकों की विशेषता या गुण क्या होता है। तो ये यौगिक यहाँ पर बताया गया, आप यहाँ पर नोट कर सकते हो कि कार्बनिक यौगिकों की विशेषता यहाँ पर निम्नलिखित है। 4 विशेषताएं बता रहा हूँ, उसमें से आपको पूरी 4 याद करना है। ठीक है, उसके बाद आपको जो तीसरा क्वेश्चन है, मूलक या समूह की परिभाषा लिखिए। तो यहाँ पर मूलक और सुबक की मतलब समूह की परिभाषा दी गई है, और इसके जो प्रकार होते हैं वो भी बताए गए हैं। इनके 2 प्रकार होते हैं, एल्किल समूह और क्रियात्मक समूह। ठीक है, तो इसे नोट करो। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, IUPAC क्या? IUPAC क्या है? तो IUPAC का पूरा नाम क्या है यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अंतरराष्ट्रीय विशुद्ध तथा अनुप्रयोगिक रसायन संघ हिंदी में कहते हैं, और अंग्रेजी में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस प्रणाली का उद्देश्य है कि, तो आप पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर आप मैं समझाने बैठूंगा तो वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अपने पास ज़्यादा समय नहीं है। तो यहाँ पर फिर क्या है, कार्बन की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पर आपको मैं कार्बन की 4 विशेषताएं बता रहा हूँ, उसमें से 3 तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से आपको 3 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, उसके बाद कार्बनिक एवं अकार्बनिक में आपको अंतर समझना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बनिक एवं अकार्बनिक में अंतर में पहला अंतर नोट करो। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर 2, 3, 4, 5, तो ये 5 अंतर आपको बता रहा हूँ, जो अच्छे लगे वो याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हो आपको बताना है। तो जो सजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हो इसकी परिभाषा यहाँ पर दी गई है, आप नोट करो। उसके बाद क्या है, उसके बाद जो आपका 7वां चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा नहीं, मैं बोल चुका हूँ कि अब यहाँ पर मैं फटाफट क्वेश्चन बताने वाला हूँ, अपने पास ज़्यादा समय नहीं है। आप वीडियो को रोक कर आप यहाँ पर अच्छे से पढ़ सकते हो। एथेन के कोई 3 उपयोग लिखिए। तो 3 नंबर का क्वेश्चन भी इस चैप्टर से देखने को मिलेगा हाइड्रोकार्बन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसे कि इथेन का उपयोग प्राकृतिक गैस के रूप में ईंधन के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा, प्रशीतक के रूप में। तीसरा, हेक्साक्लोरोएथेन कृत्रिम कपूर बनाने में। और चौथा, एस्टेराइड एथिलीन आदि यौगिक बनाने में। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर एथिलीन के उपयोग याद करना है। तो एथिलीन के उपयोग यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि ठंडे प्रदेशों में हरे फलों को पकाने में, पॉलीथीन प्लास्टिक बनाने में, एथिलीन ग्लाइकोल एवं एथिल एल्कोहल बनाने में, निषेधक के रूप में। तो नोट करो। उसी प्रकार आपको एसिटिलीन के उपयोग भी याद करना है प्रकाश उत्पन्न करने में। तो आप यहाँ पर नोट करो।
उसके बाद मेथेन के भौतिक गुण आपको तैयार करना है, मेथेन के उपयोग याद करना है, मेथेन के कोई 3 परीक्षण आपको यहाँ पर बताना है, फटाफट नोट करो। उसके बाद एल्केन से आप क्या समझते हो आपको समझाना है, एल्किन से क्या समझते हो उदाहरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्काइन से क्या समझते हो उदाहरण दीजिए। गोबर गैस संयंत्र के लाभ लिखे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर तैयार कीजिएगा। गोबर गैस संयंत्र से क्या समझते हो, पहला क्या, जानवर का मूल मूत्र, पत्तियों, घास एवं कचरा आदि का उपयोग हो जाता है, धुआं रहित ईंधन प्राप्त होता है, स्लरी के रूप में उत्तम खाद प्राप्त होती है, घर का पर्यावरण शुद्ध रहता है जिससे परिवार का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। ठीक है, नोट करो। फिर आठवां चैप्टर क्या है, किण्वन, एल्कोहल एवं यूरिया। उसमें जो पहला क्वेश्चन तैयार करना है, मेथिल एल्कोहल के 2 उपयोग लिखे, 2 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। तो पहला है पेंट, वर्निश तथा लाख के विलायक के रूप में, दूसरा विषैली शराब बनाने में, तीसरा एल्कोहल को विकृत करने में, रंग औषधियों के निर्माण में। किण्वन के कोई 2-4 अनुकूल परिस्थितियां लिखे, तो यहाँ पर बताएगी, नोट करो। यूरिया के 4 उपयोग लिखे, तो भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए, संश्लेषित बहुलक या यूरिया फॉर्मेटेड एंजाइम बनाने में, विस्फोटक के निर्माण में। ठीक है, यूरिया का बायोरेटिव परीक्षण लिखिए, 2 नंबर में पूछा जाता है, जरूर तैयार कीजिएगा। यूरिया को गर्म कर बायोरेटिव बनाते समय बायोरेट को जल में घोलकर कॉपर सल्फेट तथा NaOH का विलय मिलाते एवं बैंगनी रंग उत्पन्न होता है, यह बायोरेट परीक्षण कहलाता है। ठीक है, उसके बाद किण्वन क्या है, तो किण्वन की जो अनुकूल परिस्थितियां इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको यहाँ पर जो किण्वन की जो 2 अनुकूल परिस्थितियां आपको यहाँ पर बताई ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किण्वन के लिए कोई 2 अनुकूल परिस्थितियां, पहला क्या, ताप 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, दूसरा शर्करा विलयन की सांद्रता 8 से 10 होनी चाहिए। ठीक है, याद रखेगा। किण्वन होता क्या समझिए, एंजाइम की उपस्थिति में जटिल कार्बनिक यौगिकों के सरल कार्बनिक गले में अपघटन की क्रिया किण्वन कहलाती है। उदाहरण, सिरे से एथिल एल्कोहल बनाना। ठीक है, उसके बाद किण्वन के 2 उपयोग, सिरे तथा स्टार्च एथिल एल्कोहल बनाने में, फलों के रसों से एल्काइल पेय बनाने में। उसके बाद आसुत जल तथा अनासुत जल में आपको यहाँ पर कोई 2 अंतर बताना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आसुत एल्कोहलिक पेय पदार्थ, अनासुत एल्कोहलिक पेय पदार्थ में अंतर बताए गए, नोट करो। एथिल एल्कोहल का सामान्य अनुसूत्रण संरचना सूत्र देखिए इसका, एथिल एल्कोहल का। ठीक है, नोट करो। अध्याय 9, तेल, वसा तथा साबुन में अंतर याद करना है, तो यहाँ पर अध्याय 9, तेल, वसा तथा साबुन। वसा व तेल के भौतिक गुण लिखिए। ठीक है, नोट करो। तेल तथा वसा में अंतर लिखिए, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए पहले ही मैं बोल चुका हूँ। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छे साबुन की 4 विशेषताएं लिखिए, तो यहाँ पर अच्छे साबुन की 5 विशेषता बता रहा हूँ, उसमें जो 4 अच्छी लगे वो तैयार कर लीजिएगा। अच्छे पेंट्स की विशेषता आपको याद करना है। ठीक है, कठोर साबुन तथा मृदु साबुन में आपको अंतर याद करना है। फटाफट यहाँ पर मैं बताया जा रहा हूँ, बस आपके साथ आप इसे रोक कर आप याद कर सकते हो। ठीक है, साबुन तथा अपमार्जक में अंतर लिखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साबुन तथा अपमार्जक में आपको अंतर याद करना है, तो अंतर याद करना ही है। ठीक है, उसके बाद 10वां चैप्टर, प्रारंभिक जैव रसायन। तो लिपिड्स का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, तो लिपिड्स का महत्व है, मोम का एक सरल लिपिड है, तो इसका उपयोग मोमबत्ती बनाने में, कागज बनाने में उपयोग किया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। एंजाइम की विशेषता लिखिए कोई 2, तो यहाँ पर एंजाइम की विशेषता बताइए, आप नोट कर सकते हो। ये ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, इनका अनुभार उच्चत होता है, इनकी प्रकृति कोलाइडी होती है, तो आपसे नोट कर लीजिए। प्रोटीन का दही केवल जैविक महत्व लिखिए, प्रोटीन का दही केवल जैविक महत्व लिखिए, तो आप नोट कर लीजिए। ग्लूकोज के कोई 4 उपयोग लिखे, तो ग्लूकोज के यहाँ पर 4 उपयोग बताए, फटाफट नोट करो। एंजाइम के प्रमुख उपयोग लिखे, तो एंजाइम के प्रमुख यहाँ पर उपयोग बताए गए, नोट करो। मानव शरीर में प्रोटीन के प्रमुख कार्य लिखे, तो मानव शरीर में प्रोटीन का क्या कार्य है, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर नोट कीजिए। पहला क्या, ये शरीर में नए उत्तकों का निर्माण करता है। दूसरा, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करता है। पूछा जाता है कि टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत कौन करता है, तो प्रोटीन करता है। ये एमिनो अम्ल का निर्माण करते हैं, ये एंजाइम का निर्माण करते हैं, जो जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। ये शरीर में रोग निवारण क्षमता पैदा करते हैं। प्रोटीन जंतुओं की मानसिक शक्ति को बढ़ाते हैं। ठीक है, नोट करो। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य, कार्बोहाइड्रेट के प्रमुख कार्य यहाँ पर याद करना है। ठीक है, जैव रसायन के कोई 4 उपयोग लिखे, तो जैव रसायन के यहाँ पर 4 उपयोग बताए गए, फटाफट नोट करो। मोनोसेक्राइड तथा डाइसेक्राइड में अंतर बताना है, तो मोनोसेक्राइड तथा डाइसेक्राइड में यहाँ पर अंतर बताया गया, 6 अंतर बता रहा हूँ, उसमें 5 अंतर याद कीजिएगा। उसके बाद 11वां चैप्टर क्या, पादप कार्य की। उसमें जो पहला क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन एवं बिंदु स्त्रावन की परिभाषा लिखिए तथा वाष्पोत्सर्जन के कोई 3 प्रकार समझाए, तो यहाँ पर बताया गया वाष्पोत्सर्जन और बिंदु स्त्रावन तथा वाष्पोत्सर्जन के जो प्रकार है वो यहाँ पर बताए गए, तो नोट करो।
उसके बाद आपको जो ऑक्सीजन शोषण तथा अनऑक्सीजन शोषण में 5 अंतर लिखे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 नंबर में पूछेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा। ठीक है, ऑक्सीजन शोषण तथा अनऑक्सीजन शोषण में अंतर। यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में की जाती है, कौन सी? ऑक्सीजन शोषण। और जो अनऑक्सीजन शोषण है वो ऑक्सीजन की क्रिया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सभी सरल है, याद कर लीजिएगा। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण और शोषण में 5 अंतर बताना है। तो प्रकाश संश्लेषण और शोषण में 5 अंतर बता रहा हूँ, याद कीजिएगा। ठीक है, फटाफट जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ उन्हें एक बार पढ़ लीजिएगा और क्वेश्चन याद भी करना है, ऐसे नहीं कि पढ़ना ही है। वाष्पोत्सर्जन एवं बिंदु स्त्रवण में 5 अंतर लिखे, तो यहाँ पर अंतर बता रहा हूँ, नोट करो। अगर आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से अभी पढ़ लेते हो तो आपकी वार्षिक परीक्षा की भी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। इन क्वेश्चनों को अगर अभी से तैयारी में लग जाओगे तो आप फिर तो वार्षिक में तबाही मचाने वाला हो। वाष्पोत्सर्जन तथा वाष्पीकरण में आपको अंतर बताना है, तो नोट करो। फिर विसरण और क्या है, परासरण में आपको अंतर बताना है। विसरण और परासरण में यहाँ पर अंतर बताया गया है। वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित करने वाले 5 प्रमुख कारकों को बताना है। वाष्पोत्सर्जन की परिभाषा पहले बता चुका हूँ। उसको प्रभावित करने वाले प्रकाश, तापमान, वायुमंडलीय आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब। ठीक है, अध्याय 12 कुलों का अध्ययन, जिसमें पहला क्वेश्चन तैयार करना है। ग्रिमनी कुल का आर्थिक महत्व आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका आर्थिक महत्व जैसे कि खाद्य पदार्थ, शर्करा, बांस, रेशे, इत्र, इनमें अंदर आपको वर्णन करके पढ़ना है। मालवेसी कुल में आने वाले कितने 3 पौधों के साधारण एवं वानस्पतिक नाम? कपास, गुड़हल, गलखेरा, पटसन। इनके यहाँ पर क्या वानस्पतिक नाम बताए गए, नोट कर लीजिए। क्रूसीफेरा कुल के कोई 5 या 3 विशिष्ट लक्षण लिखिए, तो यहाँ पर 6 बता रहा हूँ, उसने तो 5 ही बोला था। सोलनेसी कुल की पहचान लिखिए, तो यहाँ पर इसके पहचान रख के लक्षण दिए गए, नोट कीजिए। उसके बाद यहाँ पर क्या, सालेनेसी कुल के आर्थिक महत्व के कोई 3 पौधों, सोलेनेसी कुल के आर्थिक महत्व के कोई 3 पौधे के साधारण नाम एवं वानस्पतिक नाम बताए, तो यहाँ पर 7 दे रहा हूँ, नोट कीजिएगा। सरसों के पुष्प का वानस्पतिक नाम, कुल पुष्प सूत्र लिखिए एवं पुष्प का मानचित्र खींचिए, तो आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद गेमनी कुल के प्रमुख 3 पौधों के सामान्य नाम तथा वानस्पतिक नाम, तो गन्ना, मक्का, ज्वार, धान और उनके वानस्पतिक नाम देख सकते हो, नोट कीजिए। फिर सोलेनेसी कुल का पुष्प मानचित्र एवं पुष्प सूत्र लिखिए, नोट करो। गेहूं का वानस्पतिक नाम, कुल, पुष्प सूत्र लिखिए एवं पृष्ठ मानचित्र खींचिए, तो यहाँ पर बताया गया, नोट कीजिए। मालवेसी एवं कृषि कुल के पौधों में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो मालवेसी कुल एवं क्रूसीफेरी कुल के यहाँ पर जो पौधे उनमें अंतर बताया गया है। फिर आपका जो 13वां चैप्टर सूक्ष्मजीवी, इसमें जो पहला क्वेश्चन है, कवक क्या होता है? तो वे सभी यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय पर्णहरिम रहित संवहन उत्तक रहित थैलोफाइट सूक्ष्मजीवी कवक कहलाते हैं। कवक के 2 महत्व यहाँ पर बताया गया है। पेनिसिलिन औषधि प्राप्त करने में पेनिसिलियम नोटेटम कवक का उपयोग किया जाता है। मशरूम गुच्छी कवक का उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। ठीक है, शैवाल क्या होता है? तो क्लोरोफिल युक्त सेलुलोस भित्ति युक्त एक कोशिकीय जनांग वाले भ्रूण रहित स्वपसी जीव शैवाल कहलाते हैं। ये जलीय जीव होते हैं। एक हानिकारक जीवाणु तथा एक लाभदायक जीवाणु का नाम बताइए। ठीक, नोट करो। प्रोटोजोआ से आप क्या समझते हो, एक उदाहरण दीजिए, तो यहाँ पर बताया गया है। प्रोटोजोआन से आप क्या समझते हो, कि यहाँ पर उदाहरण से ही समझाया गया है। जीवाणु के सामान्य गुण या लक्षण लिखिए, तो यहाँ पर बताया गया, नोट करो। शैवाल एवं कवक में अंतर बताइए। शैवाल और कवक में यहाँ पर अंतर दिया गया है, नोट कर लीजिए। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है आनुवंशिकी एवं पादप प्रजनन, उसमें जो पहला क्वेश्चन है मेंडल के वंशजा गति की प्रभाविता का नियम लिखिए तथा उदाहरण सहित। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर तैयार कीजिएगा। पिछले साल भी आपके वार्षिक पेपर में पूछा गया था, तो जरूर तैयार कीजिएगा। जो मेंडल का जो प्रभाविता का जो नियम है वो तैयार करना है। उसके बाद मेंडल को सफलता के 3-4 प्रमुख कारण बताए, तो यहाँ पर दिया गया है, 5 कारण दिए गए, नोट कर लीजिए। उसके बाद पादप प्रजनन के मुख्य उद्देश्य लिखिए, तो पादप प्रजनन के मुख्य उद्देश्य यहाँ पर लिखे गए, नोट कीजिए। पादप प्रजनन का महत्व बताया गया है, नोट कीजिए। आनुवंशिकी की परिभाषा तथा महत्व लिखिए, तो आनुवंशिकी जो परिभाषा और महत्व यहाँ पर दिया गया है, नोट कीजिए। मेंडल के वंशागति के पृथक्करण का नियम लिखिए, तो यहाँ पर बताया गया, नोट कीजिए। निम्नलिखित तकनीकी शब्दों की परिभाषा लिखिए, तो यहाँ पर समयुग्मजी, एकल संकर, क्रॉस संकर, पूर्व संकरण, संकर में आपको यहाँ पर इनकी परिभाषा दी है, नोट कर लीजिए। अध्याय 15 कृषि के कीट, इसमें जो पहला क्वेश्चन है केचुए का वैज्ञानिक नाम, तो क्या है, फेरेटिमा पास्तुमा। ठीक है, फेरेटिमा पास्तुमा। उसके बाद मधुमक्खी का एपिस इंडिका। ठीक है, एपिस इंडिका। उसके बाद रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम बॉम्बे बिक्स मोराई। और लाख कीट का वैज्ञानिक नाम लेसिफर लक्का। दीमक का वैज्ञानिक नाम अडोप्टोटर्मिस ओबेबस।
किसान का सच्चा मित्र कौन कहलाता है? केचुआ। केचुआ का केचुआ का वैज्ञानिक नाम क्या है? फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि केचुआ का अभी मैंने बताया था। फिर क्या 16 चैप्टर कौन सा? अध्याय 16 क्षेत्रमिति। उसमें जो व्रत का क्षेत्रफल सूत्र लिखिए, व्रत का जो क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है याद करके बताओ, फटाफट यहाँ पर कमेंट करके बताओ कि व्रत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, व्रत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, यहाँ पर कमेंट करके बताओ फटाफट। क्या अभी मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ, आप यहाँ पर कमेंट करके बताओ क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ठीक है, नोट कीजिएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है? समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? तो आपको यहाँ पर बताना है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान कितना होता है? तो 60 डिग्री। ठीक है, नोट करो। उसके बाद सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल का सूत्र कितना होता है? तो सम चतुर्भुज के क्षेत्रफल कितना होता है? 1/2 विकर्णों, ये विकर्ण हो जाएगा, विकर्णों का गुणनफल। घन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 6a स्क्वायर वर्ग इकाई। ठीक है, एक घन में कोरों की संख्या कितनी होती है? 12। ठीक है, घन का प्रतीक फलक होता है वर्गाकार, घन का जो प्रतीक नहीं होता, प्रत्येक फलक होता है। घन का आयतन, ठीक है, भुजा क्यूब, ठीक है, बटा, कैसा लिख दिया है इन्होंने, टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, तो यहाँ पर घन का आयतन, यहाँ पर आप फटाफट कमेंट करके बताओ। घन का संपूर्ण पृष्ठ 6 गुणित भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, यहाँ पर गलत टाइप किया गया है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के कोई 4 गुण लिखिए। तो यहाँ पर समांतर चतुर्भुज के आपको 4 गुण याद करना है। उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्त का व्यास कितना होता है? आर क्या होती है? त्रिज्या। अगर यहाँ पर 2r कर देंगे तो उसका व्यास हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैंने वृत्त का क्षेत्रफल भी आपको पाई आर स्क्वायर बताया था, तो इसको आप इस प्रकार इसको हल कर सकते हो। ठीक है, जैसे में इसमें क्या दिया है? उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास मतलब होता है, जो व्यास होता है वो 2r के बराबर होता है। ठीक है, 2r बराबर कितना है? 14 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए? r चाहिए। तो r क्या करोगे? तो इसके 14 बटे ये इधर आ जाएगा। ठीक है, 14/2 हो जाएगा, तो 2/2 से ही 7, तो ये कितना? 7 हो गया। तो r का मान कितना हो गया? 7। अपने को क्या ज्ञात करना है? अपने को क्या ज्ञात करना है? वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान कितना होता है? 22/7। क्या होता है? 22/7। आर का मान क्या है? 7। 7 तो 7 स्क्वायर, तो आपको 7 का 2 बार गुना कर देना है। एक 7 से एक 7 कट जाएगा, फिर 22 और 7 का क्या कर दोगे आप? 22 और 7 का क्या कर दोगे? गुना। क्या करना है? अभी रुकेगा। ठीक है, 22 ऊपर लिखते थोड़ा, 22 × 7, तो क्या है? क्या आ जाएगा? 7 दूनी 14, 80 7 दूनी 14, 154 क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा? 154 सेंटीमीटर। ठीक है, समझे? 154 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी, क्या हो जाएगा? वर्ग सेंटीमीटर। समझे? यहाँ पर समझे कि नहीं? फटाफट कमेंट करके, मैंने समझा दिया है तुमको आराम से। क्या है यहाँ पर? एक बार फिर से समझा रहा हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास 14 सेंटीमीटर। जो व्यास होता है वो 2r के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? व्यास जो होता है, अगर ये व्रत है, ये व्रत है समझो, ये यहाँ पर इसका केंद्र हो गया, ये त्रिज्या, थोड़ी ज़्यादा दूर हो जाएगा, केंद्र बीचों बीच होता है। अरे यार, तुम समझो कि ये बीचों बीच ही है। ठीक है, ये यहाँ तक का मान कितना होता है? ये r होता है। ठीक है, अगर ये भी इस बार कर दोगे तो r। ठीक है, ये अगर यहाँ से लेकर यहाँ आपके परिधि से लेकर दूसरी परिधि तक की जो दूरी होती है वो क्या हो जाती है? व्यास हो जाती है। तो यहाँ पर हमारे पास व्यास दिया है, मतलब जो 2r की वैल्यू दी है, 2r कितनी है? 14 सेंटीमीटर। हमें किसकी चाहिए? r का मान निकालना है, तो 14/2। ठीक है, तो 2 सत्ते 14, तो r का मान कितना आ गया? 7। अब उसने क्या बोला है? वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल अभी हमने पढ़ा, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई का मान होता है 22/7 और r कितना है? 7 × 7, 2 बार लिखना है। 7 से 7, 22 और 7 का गुना करोगे तो 154। तो आंसर क्या आ गया? 100 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, बस वही करके बताया गया है। ठीक है, नोट करो। उसके बाद एक घन का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है, इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो अब इसको यहाँ पर इसका भी मैंने सूत्र बताया कि घन का एक आयतन कितना होता है? a³। ठीक है, उसके बाद घन की भुजा, आप यहाँ पर देख सकते हो 64, जैसे कि 64 किसका क्यूब है? 4 का क्यूब क्या होता है? 4 का क्यूब 64 होता है। ठीक है, अब फिर यहाँ पर ए स्क्वायर पता, ए का मान पता चल गया आगे कि ए का मान क्या है? 4। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? 6a स्क्वायर। अब यहाँ पर ए का मान तो 6 × 4 × 4
6 चौक 24, 24 चौक 96 वर्ग सेंटीमीटर। तो इतने क्वेश्चन आपको आपके पीसीएमबी पेपर के लिए, आपका जो पीसीएमबी का आपका जो अर्धवार्षिक का जो पेपर होने वाला है उसमें आपको इतने क्वेश्चन अगर आपने तैयार कर लिए तो आपके जो 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आपके जो 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के जो क्वेश्चन है पूरी तरह से कवर हो जाएंगे। और अगर आप इसका जो पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल रूपेश क्लास पर जाकर इसका जो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। इसका जो पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ डाउट या क्वेश्चन हो तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम कर सकते हो। आपको कुछ भी परेशानी हो तो हम इंस्टाग्राम पर आकर डीएम जरूर कीजिएगा। आपको उसका जो आपकी जो भी परेशानी उसका जो समाधान है हमारे टेलीग्राम पर तो आपको पीडीएफ मिलेगा। अगर आपको कुछ समस्या है तो उसका जो समाधान है हमारे इंस्टाग्राम रूपेश क्लास के माध्यम से कराया जाएगा। तो आप आकर अपने भाई को मैसेज कर सकते हो। और अगर आप इंस्टाग्राम पर आते हैं तो फॉलो जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो पीडीएफ होते हैं, फोटोज होती है, वो आपको टेलीग्राम चैनल रूपेश क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराई जाती है। तो उसे जरूर कर लीजिएगा। और आपको डेली क्यूज के माध्यम से इंस्टाग्राम पर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की तैयारी कराई जाती है। तो आप रूपेश क्लास इंस्टाग्राम को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप इसको यहाँ पर मैं अब बात आती है, आप सोचोगे सर आपने 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक के क्वेश्चन तो बता दिए, अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप की जो तैयारी के लिए आपको हमारे बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल BES बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल पर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप की जो कंप्लीट वीडियो वो बहुत जल्द आने वाली। तो अगर अभी तक आपने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैंने बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, या आप कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हो, या आप सर्च भी कर सकते हो बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल। तो आप कुछ भी कीजिए लेकिन बोर्ड एग्जाम स्पेशल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ऑब्जेक्टिव टाइप की वीडियो इसी पर मिलेगी। और कुछ डाउट या क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कीजिएगा, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। तो अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।